बूढ़ी अम्मा के जादुई बैंगन। बूढ़ी अम्मा घर में सो रही थी कि तभी बाहर से कालू कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। बूढ़ी अम्मा नींद से उठती है। अरे बाप रे, सुबह हो गई। अरे रे, कितनी धूप निकल आई है और ऊपर से मुझे कितनी नींद आ रही है। अरे मुझे तो खेतों में जाकर सब्जी भी तोड़नी थी। जल्दी से निकल जाती हूँ। बूढ़ी अम्मा रसोई में से रात की 2 बची हुई रोटी उठाती है। घर के बाहर कालू कुत्ता बैठा था। अरे क्यों रे, आजकल तू भी बहुत देरी से उठाता है। अब मैं खेत में जा रही हूँ। ये ले, 1 रोटी तू खा ले और 1 रोटी मैं खेत में जाकर खा लूंगी, ठीक है? और यहीं बैठे रहना। कालू कुत्ता रोटी खाने लगता है और बूढ़ी अम्मा अपने खेत में जा रही थी। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। अरे अम्मा, कहाँ भागी जा रही हो? घर में बैठकर आराम क्यों नहीं करती? हाँ रे, आराम कैसे करूं अब? मुझे तो कोई बिठाकर खिलाने वाला ही नहीं है। हाँ हाँ, खिलाता तो जरूर, अगर तुम्हारा कोई बेटा होता। वही तो, मेरे जीवन का यही सबसे बड़ा दुख है बेटा। ऊपर वाले की शायद वो इच्छा ही नहीं थी। उनके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अच्छा, तो कौन सी सब्जी तोड़ने जा रही हो अम्मा? अरे बैंगन के पौधे लगाए हैं, लेकिन अभी उतने बैंगन नहीं लगते, और जो लगते हैं उनमें कीड़ा लग जाता है। अब मैं बाकी किसानों की तरह फसल की देखभाल भी तो नहीं कर पाती। जैसे तैसे बस काम चल रहा है। अब तो बस एक ही चिंता सताती है, जब इतना भी नहीं कर पाऊंगी तो सब कुछ कैसे होगा? कौन मुझे बिठाकर खिलाएगा? अरे अम्मा, चिंता मत करो, हम सब है ना तुम्हारे पोते। हम तुम्हें खिलाएंगे, और जब तुम मर जाओगी तो तुम्हें कंधे पर उठाकर शमशान भी ले जाएंगे। अरे करम जले, सुबह सुबह मेरे मरने की बात करता है। हाँ, जब मैं मरूंगी तुम्हें बहुत खुशी होगी ना। तू मरे, तेरा पूरा खानदान मरे। हाँ। बूढ़ी अम्मा गुस्से से अपने खेत में चली जाती है और अपने बैंगन के पौधों को देखने लगती है। हे ऊपर वाले, आज कुछ बैंगन मिल जाए। ऊपर वाले कुछ तो दया कर। बूढ़ी अम्मा सब पौधों के पत्ते उलट पलट कर देख रही थी और कुछ छोटे टेढ़े मेढ़े बैंगन तोड़ लेती है। सामने रमेश अपने खेतों से अम्मा को देख रहा था। अरे दादी, ये कैसे बैंगन तोड़ रही हो? ऐसे बैंगन तो लोग देखते भी नहीं हैं। अरे ज्यादा बकवास मत कर, समझा? मुझे सब पता है। अब मेरी उम्र हो गई है, मैं तुम लोगों की तरह अच्छी फसल कहाँ उगा पाऊंगी? तुम तो कितनी दवाइयां लगाते हो खेतों में, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसे कैसे चलेगा फिर अम्मा? अरे तू अपना काम कर। हाँ, भला इसका क्या दाम मिलेगा अम्मा आपको? अब जो भी मिले वही बहुत है। तुम लोगों के खेतों में अच्छी फसल होती है, इसलिए ऐसा कहते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भी समय बदलेगा। अम्मा वो बैंगन लेकर बाजार चली जाती है। बैंगन ले लो, बैंगन, ताजा ताजा बैंगन ले लो। अरे तुम्हारे बैंगन तो बहुत अच्छे हैं बेटी। जी माँ जी, मेरे पति ना सुबह से लेकर शाम तक खेत में मेहनत करते हैं, तब जाकर ऐसे बैंगन उगा पाते हैं। अभी भी वो खेत में मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मैं बैंगन बेचने आई हूँ। बहुत अच्छा किया। तभी वहां एक आदमी आता है। ओ बूढ़ी अम्मा, ये छोटे छोटे बैंगन कैसे दिए? 50 रुपए किलो। अरे बाप रे, ये तो बहुत महंगे हैं। बाबूजी, मेरे पास बड़े बड़े बैंगन हैं, वो भी भरते वाले, एकदम सस्ते। क्या कहा, सस्ते? फिर तो ठीक है, यहीं से खरीद लेता हूँ। हाँ हाँ, छोटे बैंगन कहाँ खाएगा ये। हाँ। तभी वहां एक औरत आती है। दादी, ये बैंगन कैसी दे रही हो? 50 रुपए किलो है बेटी। ठीक है, 2 किलो कर दो।
सुबह के बाद शाम होने को थी। सब लोग अपने घर जा रहे थे। अरे, अब तो बाजार भी खाली हो गया है, तो क्या आज ये बचे हुए बैंगन भी नहीं बिकेंगे? तभी वहां एक औरत आती है। हाँ दादी, ये बैंगन कैसे बेच रही हो? 50 रुपए किलो। अरे अम्मा, 40 की दोगी तो मैं ले लूंगी, वैसे भी अब बाजार बंद हो रहा है। ठीक है। अम्मा बैंगन बेचकर पैसे लेकर घर आती है और साथ में चावल और आलू ले आती है और घर आकर उसे पकाती है। अम्मा जैसे ही आलू की सब्जी पकाती है तो चूल्हे से उसे नीचे उतारते समय उसकी सब्जी का बर्तन नीचे गिर जाता है। अरे हे भगवान, अरे ये क्या हो गया? सारी सब्जी गिर गई, अब मैं क्या खाऊंगी? हे ऊपर वाले, ये कैसा जीना है? ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? हो जी, आप भी मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? अगली सुबह अम्मा रात के चावल कालू कुत्ते को डालती है। अब यही है मेरे पास कालू, जल्दी से खा ले, फिर मुझे खेत में जाना है। अम्मा अपने खेत में जाती है और अपने बैंगन के पौधों से बैंगन ढूंढती है। अरे क्या दादी, आ गई कीड़े वाले बैंगन तोड़ने? बूढ़ी अम्मा उसे कुछ नहीं बोलती और वो चुपचाप अपने खेत से बैंगन ढूंढ रही थी। क्या दादी, लगता है आपकी किस्मत ही खराब है, आज तो कीड़े लगे हुए बैंगन भी नहीं मिल रहे। अरे तू अपना काम करना करम चले, मेरे खेत में क्या लगा है क्या नहीं, उसकी चिंता तुझे क्यों है? तभी बूढ़ी अम्मा का ध्यान बैंगन के पौधों पर जाता है। अरे ये कैसा बैंगन है, वो भी इतना बड़ा। उस बैंगन की चमक रमेश को भी दिखती है और वो जल्दी से अम्मा के खेत में आ जाता है। अरे ये बुढ़िया के खेत में सोने की तरह चमकने वाला बैंगन कहाँ से आ गया? अरे कहीं ये सोने का तो नहीं है? अरे ये तो सोने की तरह चमक रहा है, सोने का बैंगन, वो भी मेरे खेत में। क्या सोने का बैंगन? बूढ़ी अम्मा उस बैंगन को तोड़ती है और बैंगन जमीन पर गिर जाता है। अरे ये बैंगन तो मुझे चाहिए। रमेश उस बैंगन को उठाता है और वहां से भाग जाता है। अरे अरे कहाँ भाग रहा है? अरे ये मेरा सोने का बैंगन है, रुक जा। अरे रुक, मेरा सोने का बैंगन दे। चोर चोर, अरे कोई मेरा सोने का बैंगन इससे लो। कहाँ जा रहा है बदमाश कहीं का? अरे कोई तो पकड़ो इस चोर को। रमेश पीछे देखे बिना भाग रहा था। तभी कालू कुत्ता उसे देख लेता है और वो उसके पीछे भागता है और वो जाकर उसकी टांग अपने मुंह में ले लेता है और उसे बहुत काट लेता है। आ, आ, अरे काट लिया मुझे, अरे कोई तो बचाओ, अरे देखो कितना खून निकाल दिया। सामने से गांव का सरपंच वहां से आ रहा था और तभी बूढ़ी अम्मा भी वहां पहुंच जाती है। वाह कालू बेटा, बहुत अच्छा किया तूने, इस बदमाश के साथ तो यही होना चाहिए था। क्या बात हो गई है शीला अम्मा? देखिए ना सरपंच जी, मेरे खेत में जादुई सोने का बैंगन लगा था और ये बदमाश रमेश मुझसे छीन कर उसे भाग गया। वो तो अच्छा हुआ इस कालू ने इसे पकड़ लिया। छी छी छी, ये तो बहुत बेशर्मी का काम है। रमेश, तुमने तो हद ही कर दी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। शीला अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं बड़े बड़े सुनारों को जानता हूँ, वो आपको इसका सही दाम दे देंगे। चलो आप मेरे साथ चलो। इसके मैं आपको पूरे 4 लाख रुपए दे दूंगा। बूढ़ी अम्मा जादुई सोने के बैंगन को बेच देती है और 4 लाख रुपए ले लेती है। सरपंच अम्मा को बैंक लेकर जाता है और बैंक में सारे पैसे जमा करवा देता है।
अम्मा, अब आपको जब भी पैसे चाहिए हो ना तो आप यहाँ से निकलवा सकती हो। ठीक है सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा ने कुछ पैसे अपने पास रखे थे जिनसे वो घर के लिए कुछ राशन और दाल सब्जियां खरीद कर लाती है और अच्छा सा खाना बनाती है और वो रात को पेट भर कर खाना खाती है और कालू कुत्ते को भी खिलाती है। खा ले कालू, जी भर के खा ले। अब से कोई चिंता की बात नहीं है। अब मेरा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। हे भगवान, तूने सब कुछ ठीक कर दिया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब बूढ़ी अम्मा और कालू कुत्ता खुशी खुशी रहने लगे थे। ये कहानी सतलुज नदी के किनारे बसे बिलासपुर नामक गांव की है, जहां गायत्री अपनी बहू सुधा और पोते राहुल के साथ रहती थी। सुधा के पति आनंद अब इस दुनिया में नहीं थे। ऐसे में बच्चे की जिम्मेदारी सुधा के कंधों पर आ गई थी। लेकिन सुधा की सास गायत्री अपनी बहू का सहारा बनी और दोनों मिलकर राहुल को पाल रहे थे। अभी राहुल सिर्फ 5 साल का है। सुधा बहू, अरे तू अभी खेत में चली जा, घर का सारा काम मैं देख लूंगी। अरे नहीं माँ जी, आप अकेले घर का सारा काम कैसे करोगी? मैं ये कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल देती हूँ। कुछ देर बाद राहुल भी सोकर उठेगा तो आपको उसे खाना भी तो खिलाना होगा ना। और वैसे भी आप भी तो पूरा दिन आराम कहाँ कर पाती हो। सुधा का बेटा राहुल बीमार था, इसलिए गायत्री घर में उसका ध्यान रखने के लिए रुकी थी। सुधा घर का काम खत्म करके खेत में जाती है और कुछ सब्जियां तोड़कर उन्हें आसपास के गांव में बेचने जाती है। दूसरी तरफ, अरे उठ गया तू, मुझे माँ के पास जाना है। बेटा, तेरी माँ आती ही होगी, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। राहुल खाना खाता है। दादी, माँ कब आएगी? आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। चल, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। हमारे गांव के आगे एक और गांव है। यूं तो वो गांव भी बाकी गांवों की ही तरह है, पर ऐसा कहते हैं इस गांव में एक प्राचीन काल का पेड़ है जो कि बड़ा ही रहस्यमय है, जिस पर रोज रात को जादुई फूल खिलते हैं, मगर सुबह होने से पहले परीलोक से परियां आकर सारे फूल तोड़कर अपने साथ ले जाती है। दादी, क्या वो पेड़ अभी भी उसी गांव में है? वो तो मुझे नहीं पता बेटा कि वो पेड़ अभी भी है या नहीं। दादी, माँ कहाँ है? हाँ बेटा, वो आती ही होगी। न जाने आज सुधा कहाँ रह गई है। हे भगवान, आज तो काफी देर हो गई है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। सीमा दीदी, सब्जी ले लो। क्या बात है सुधा, आज तो सुबह से दोपहर हो गई तेरे इंतजार में, आज इतनी देर से कैसे आई हो? अरे क्या बताऊं दीदी, वो मेरा बेटा बीमार है, इसलिए घर का कामकाज करने में देरी हो गई थी। अच्छा तो ये बात है, पर तेरे देर से आने की वजह से ना मैंने मोहल्ले की बाकी औरतों के साथ उस गोपाल से ही सब्जी ले ली है। ठीक है दीदी, फिर तो मैं चलती हूँ। कल से मैं सवेरे जल्दी से घर से निकलकर आप लोगों को ताजा ताजा सब्जी देने आऊंगी। चलो दीदी, अब मैं चलती हूँ। सुधा दूसरे गांव में जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। सुधा कब से गांव गांव घूम रही थी, लेकिन अब तक किसी ने भी उससे सब्जी नहीं खरीदी थी, इसलिए अब वो घर लौटने का मन बना लेती है। हाय राम, कितनी गर्मी है, आज तो पेड़ का एक पत्ता तक हिलने को राजी नहीं है। अब तो आगे जाने की हिम्मत भी नहीं है, लगता है अब मुझे घर लौटना ही होगा। हे भगवान, गर्मी से मेरा बुरा हाल हो रहा है। एक काम करती हूँ, इस जगह बैठ जाती हूँ, घर जाने से पहले यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। सुधा जिस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रही थी, वो पेड़ ही इस गांव का सबसे प्राचीन और रहस्यमय पेड़ था, और सुधा उस पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसे इस पेड़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और देखते ही देखते सुधा को नींद आ जाती है। वहां परीलोक में आज सुबह से ही हलचल मची हुई है। चांदनी परी, तुमने आज ये क्या कर दिया?
क्या हुआ बड़ी परी? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हो। अरे देखो वो फूल, तुम आज एक जादुई फूल उस पेड़ पर ही छोड़ आई हो। माफ करना बड़ी परी, ये गलती से हो गया होगा, लेकिन अब क्या होगा? उस पेड़ के नीचे तो कोई बैठा हुआ है। अरे ये बहुत बड़ी गलती है। रानी परी को अगर इस बात का पता लगा तो वो तुम्हें बहुत बड़ी सजा देंगी। मैं अभी नीचे जाकर उस फूल को लेकर आती हूँ। अभी तुम नीचे नहीं जा सकती हो। अभी पृथ्वी लोक पर जाना परी लोक के नियम के खिलाफ है। तुम्हें सूर्यास्त होने का इंतजार करना होगा। ठीक है बड़ी परी, मैं सूर्यास्त होते ही वो फूल आपको लाकर दे दूंगी। तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और तेज हवा की वजह से पेड़ में फंसा जादुई फूल सुधा की सब्जी वाली टोकरी में जाकर गिर जाता है और तेज हवा के चलते सुधा नींद से जग जाती है। अरे बाप रे, मैं तो सो गई थी। हे भगवान, यहाँ आराम करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुधा जल्दी जल्दी घर की ओर भागती है और वो अपने घर पहुंचती है। अरे बहू, क्या बात है, आज तो तुमने आने में बहुत समय लगा दिया। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब कुछ ठीक है। राहुल कैसा है? उसने कुछ खाना खाया? उसे दोबारा बुखार तो नहीं आया? अरे हाँ हाँ, राहुल एकदम ठीक है। खाना खाकर दोबारा सो गया है। तुम्हारे बारे में बहुत बार पूछ रहा था। ये क्या बेटा, आज सारी सब्जियां ऐसे ही ले आई? क्या बताऊं माँ जी, आज मैं देरी से गई ना तो सबने किसी और से सब्जियां खरीद ली। अच्छा, चल कोई बात नहीं। तू ऐसा कर, सब सब्जियों को बोरी में डाल दे। ऐसी पड़ी पड़ी तो सूख जाएंगी। ठीक है माँ जी। सुधा सब्जी उठाकर बोरी में भरने लगती है। पर ये क्या, जिस टोकरी से एक बोरी भी बड़ी मुश्किल से भरती थी, आज उस टोकरी में एक एक करके पूरी 10 बोरियां भर गई। पर अभी भी सब्जी की टोकरी खाली नहीं हुई। ये देखकर सुधा हैरान रह गई। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई जादू टोना लगता है। आखिर ये टोकरी खाली क्यों नहीं हो रही? सुधा की आवाज सुनकर राहुल भी उठ जाता है और अपनी माँ के पास जाता है। दूसरी तरफ गायत्री भी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है? टोकरी की सब्जी खत्म क्यों नहीं हो रही? बेटा तू ऐसा कर, ये टोकरी उल्टी कर दे। सुधा सब्जी की टोकरी को उल्टा कर देती है तो सब्जी के साथ एक फूल निकलता है। अरे बाजी, ये कैसा फूल है? कहीं इस फूल की वजह से ही तो ये सब कुछ नहीं हो रहा था। माँ जी देखो ना। अरे कहीं ये कोई जादुई फूल तो नहीं? क्या जादुई फूल? तुम्हें ये फूल कहाँ से मिला बहू? फिर सुधा सारी बात बताती है कि आज वो सब्जी बेचने दूसरे गांव गई थी। माँ, मैं बहुत थक गई थी, इसलिए उस गांव से आते वक्त जंगल में एक पेड़ के नीचे मैं आराम करने बैठ गई थी और न जाने कब मेरी आंख लग गई। वो तो बहुत तेज तूफान आया, तब मेरी नींद खुली। अरे बेटी, ये वही जादुई फूल है। हाँ हाँ, ये उस गांव का सबसे प्राचीन पेड़ का फूल है जिसका उपयोग सिर्फ परियां करती है। ये फूल जिस भी बर्तन में रखो तो उसमें रखी हुई कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती। हाँ तो हमारे साथ भी देखो ठीक वैसा ही हुआ है। देखो ना, घर में सब्जियां ही सब्जियां हो गई है। दादी, ये सच में कहानी वाले पेड़ का जादुई फूल है? हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वही जादुई फूल है। सुधा, जिस पेड़ के नीचे तुमने आराम किया वो कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो जादुई पेड़ था। ये उस जादुई पेड़ का जादुई फूल है। अगर इस फूल को पैसों के डिब्बे में डाल दे तो फिर हमारे पास पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। नहीं, ये गलत है। अगर ये उस जादुई पेड़ का जादुई फूल है तो इस पर पहला हक परियों का है। हमें इसे अपने पास रखने का कोई हक नहीं है। हमें इस फूल को परियों को लौटाना ही होगा। माँ, क्या पता ये फूल परी ने ही आपको दिया हो? अरे नहीं, ये फूल किसी इंसान को परियां नहीं दे सकती। ये इंसान के इस्तेमाल के लिए नहीं है।
तुम सही कह रही हो बहू, हमें इस फूल को लौटाना ही होगा। माँ जी, मैं ये फूल लेकर अभी जाती हूँ और देखती हूँ कि इस फूल को परी को कैसे लौटाया जाए। माँ, मुझे भी आपके साथ जाना है। नहीं बेटा, वहां ऐसे जाना ठीक नहीं है, तुम दादी के साथ रुको, मैं बस अभी आती हूँ। सुधा जादुई फूल को लेकर उस रहस्यमयी पेड़ की ओर चल पड़ती है। परी, ओ परी, देखो मैं आपकी अमानत लेकर आई हूँ। आपको इसे कैसे लौटाऊं मुझे नहीं पता, आप मेरे सामने आओ। सुधा की आवाज सुनकर परी लोक में बड़ी परी ने चांदनी परी को नीचे जाने का आदेश दिया। जाओ चांदनी परी, सुधा एक भली औरत है, तुम उसके पास जाकर वो जादुई फूल लेकर आओ। रानी परी को मैं समझा लूंगी। ठीक है बड़ी परी, जैसा आप कहें। चांदनी परी सुधा के सामने आती है। हाँ सुधा, मैं चांदनी परी हूँ, मैं परी लोक से ये फूल लेने आई हूँ। ये लो चांदनी परी, ये आपकी अमानत। तुम बहुत नेक दिल की हो सुधा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये फूल लौटाकर तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये तो मेरा फर्ज था। सुधा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। चांदनी परी एक सोने से भरी पोटली सुधा को देती है। धन्यवाद चांदनी परी। सोने के सिक्कों से भरी पोटली लेकर सुधा खुशी खुशी घर लौटती है और घर वालों को पूरी बात बताती है। अब सुधा की सारी मुसीबतें खत्म हो गई थी और अब वो बहुत अमीर हो गए थे। अब वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। सुधा ने अपने बेटे राहुल को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। सब कुछ अच्छा हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी पराई चीज पर अपना हक नहीं दिखाना चाहिए और अगर हम ईमानदारी से जीते हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। रूपनगर गांव में गणेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी उमा और 4 साल की बेटी मीना के साथ रहता था। गणेश अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। सर्दियों का समय था, चारों तरफ ठंड पड़ रही थी और गणेश अपने खेतों की जुताई कर रहा था। दोपहर तक जुताई का काम खत्म हो जाता है। खेत तो तैयार हो गया है, अब यहाँ वो बीज बो देता हूँ। कुछ देर के बाद कमल भी अपने खेत में आता है। अरे इतनी ठंड में ये गणेश खेत में क्या कर रहा है? ये क्या, इसने खेत कब जोता? ये तो बीज भी बोने लगा, लेकिन ये बीज कौन से बो रहा है? अरे गणेश भाई, तुम कौन से बीज बो रहे हो? मैंने तो इस बार पालक के बीज बोए हैं भाई। पिछली सर्दियों में पालक की अच्छी कीमत थी, तो सोचा इस बार भी पालक की ही खेती करूं। अच्छा, तुम भी इस बार पालक बो रहे हो? मैं भी पालक ही बोऊंगा। मैं तो कितने दिन पहले ही बीज ले आया था। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। कमल जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी आशा से कहता है, अरे आशा, मैं बाजार जा रहा हूँ पालक के बीज लाने। पालक के बीज? गणेश भाई तो इस बार पालक की खेती कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, तभी तो जा रहा हूँ। उसने तो आज बीज बो भी दिए हैं। मैं आज लेकर आता हूँ, फिर कल मैं भी पालक के बीज बो दूंगा। कमल गणेश से बहुत जलता था। वो नहीं चाहता था कि गणेश उससे ज्यादा पैसे कमाए, इसलिए जो खेती गणेश करता वही कमल करता था। अगले दिन कमल बिना खेत को तैयार किए ऐसे ही अपने खेत में पालक की फसल को बो देता है। कुछ दिनों के बाद पालक के बीज अंकुरित हो जाते हैं और महीने भर में दोनों के खेतों में पालक की खेती तैयार हो जाती है। गणेश के खेतों में बहुत अच्छी हरी हरी पालक लगी थी, जबकि कमल के खेत की पालक उतनी अच्छी नहीं थी। इस बार पालक की फसल अच्छी हुई है। सोच रहा हूँ सारी पालक बेचने के बाद पूरे घर की मरम्मत करवा लेंगे और हो सका तो एक बेड भी बनवा लेंगे। फिर तो ठंडी में जमीन पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। भगवान की दया से आपका काम अच्छे से चलता रहे। फिर मीना का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा देंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर ना खूब कामयाब हो, उसे हमारी तरह अपनी जिंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। कह तो तुम सही रही हो उमा, ये गरीबी सच में बड़ी बुरी चीज है। जितनी जल्दी हो
मैं बस इस गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूँ। थोड़े पैसे जोड़कर खेती के लिए थोड़ी जमीन और खरीद लूंगा। एक बार मेरे पास बड़ा सा खेत हो जाए तो शहर के बड़े बड़े ठेकेदारों को अच्छे दाम पर बहुत अच्छी फसल बेचूंगा। आज मुझे पालक की कटाई भी करनी है। चलो मैं खेत में जाता हूँ। अरे रुकिए, इस बार पालक की फसल बहुत ज्यादा हुई है, आप अकेले कटाई कैसे करोगे? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर दोनों पति पत्नी पालक की कटाई करने के लिए अपने खेत में जाते हैं। वहाँ कमल अपने खेत में पहले से आया हुआ था। वो गणेश के खेत की अच्छी पालक देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। अरे देखो तो जरा, न जाने इसके खेत में पालक की इतनी अच्छी फसल कैसे हो गई। एकदम हरी पालक है और मेरे खेत की पालक कैसे पीली पड़ रही है। जरूर इस गणेश ने मेरी फसल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, जिस वजह से मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। कमल मन ही मन ये सोच रहा था कि तभी वहां पर गांव का एक ठेकेदार आता है, जो कि गणेश के पास जाता है। अरे गणेश, तुम्हारे खेत की पालक की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। मुझे कल सुबह 50 किलो पालक चाहिए। ठीक है ठेकेदार साहब, मैंने अभी तक पालक किसी को बेची नहीं है। इस बार मेरे खेत में लगभग 200 क्विंटल पालक लगी है। मैं कल ही आपको 50 किलो पालक दे दूंगा। ठीक है, जितना भी हो मुझे अपना हिसाब बता देना, मैं हाथों हाथ पैसे दे दूंगा। ठीक है ठेकेदार साहब। तभी कमल भी भागकर ठेकेदार के पास आता है। अरे मालिक, थोड़ी पालक मेरे खेत से भी खरीद लीजिए, मैंने भी अपने खेत में काफी पालक उगाई है। ठेकेदार कमल के खेत में उगी पालक की ओर अपनी नजर दौड़ाता है। अरे लेकिन देखने में तुम्हारे खेत की पालक बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। देखो कैसे पीली पड़ी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी पालक नहीं चाहिए। अगर मैं ऐसी पालक खरीद लेता हूँ तो इन्हें कोई ग्राहक नहीं खरीदेगा। खामखा मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगली बार जब तुम पालक उगाओ तो पहले खेत को अच्छे से बनाना और थोड़ा अच्छी खाद का इस्तेमाल करना, हो सके तो तुम्हारी फसल भी अच्छी हो जाएगी। इतना बोलकर ठेकेदार साहब वहां से चले जाते हैं। लेकिन ठेकेदार साहब के पालक ना खरीदने पर कमल गणेश पर बहुत गुस्सा होता है। वो बिना कुछ सोचे समझे गणेश से बहुत कुछ बोल देता है। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारी वजह से ही मेरी पालक नहीं बिकी। हम दोनों के खेत अगल बगल में हैं, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे खेत की पालक की फसल इतनी अच्छी हो और मेरी खेत की ऐसी। तुमने जरूर मेरे खेत की पालक की फसल को खराब करने के लिए कुछ ना कुछ डाला है, जिस वजह से मेरी पालक पीली होती जा रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो कमल भैया? मैं भला तुम्हारे खेत में कुछ क्यों मिलाऊंगा? तुम अपने मन में मेरे लिए ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हो? अरे बस बस, अब ज्यादा भोला बनने का ड्रामा मत कर। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम चाहते हो कि हर कोई सिर्फ तुमसे ही पालक खरीदे। अगर मेरे खेत में भी अच्छी पालक उगी होती तो तुम्हारे ग्राहक कम हो जाते। मेरे खेत के पालक इतने अच्छे होते कि ठेकेदार साहब भी तुमसे पालक खरीदने की बजाय मुझसे ही पालक खरीदते। लगता है तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है भैया, जो तुम बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी बोलते जाओगे मैं वो सुन लूंगा। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी के लिए बुरा किया है और ना ही कभी किसी के बारे में बुरा सोचा है। उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसी बातें कह रहे हो। अरे जाओ जाओ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। वो भी मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है, क्योंकि तुम मुझसे जलते हो। बस अब बहुत हो गया कमल भैया, आपको जो बोलना था आप बोल चुके हो। हम समझ सकते हैं कि आपकी खेत की फसल खराब हो गई है तो आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे। हमने किसी के साथ क्या किया है क्या नहीं, ये सब तो भगवान जानता है। चलिए जी, अब हम चलते हैं यहाँ से। कमल की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह गणेश ठेकेदार जी को 50 किलो पालक बेच देता है, जिसके उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। जब ठेकेदार ने उससे पालक खरीदी तो लोगों को वो पालक काफी पसंद आई और सारी पालक हाथों हाथ ही बिक गई।
बाकी ठेकेदारों ने भी गणेश को पालक का ऑर्डर दे दिया। उसकी बची हुई सारी पालक के लिए उसे ऑर्डर मिल गया था, जिस वजह से गणेश बहुत खुश था। हमें सारी पालक के लिए ऑर्डर मिल गया है। अब हमारी सारी पालक अच्छे दाम पर बिक जाएगी। सुनो, मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि पालक बिकने के बाद मेरे पास जो पैसे आएंगे उनसे हम कुछ कमल भैया को दे देंगे, ताकि वो फिर से अपने खेत में फसल उगा सके। मैं जानता हूँ इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं आई है, उन्हें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन वो तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का कसूरवार मानते हैं ना, तो आप उनकी मदद क्यों करना चाहते हो? अरे, भले ही वो कुछ भी मानते हो, लेकिन वो है तो मेरे पड़ोसी ना। और वैसे भी एक पड़ोसी ही बुरे समय में दूसरे पड़ोसी के काम आता है। पड़ोसी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके बुरे समय में उनकी मदद करूं। काश कमल भैया आपके मन के भावों को समझ पाते जी, तो आपके बारे में वो इतना गलत कभी नहीं सोचते। यहाँ गणेश कमल के लिए ऐसा सोच रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कमल गणेश की फसल बर्बाद करना चाहता था। इस गणेश को तो मैं बताता हूँ। रात को जब सब अपने घरों में सोए हुए थे, तो कमल आवारा जानवरों को गणेश के खेत में घुसा देता है और आवारा जानवर सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। कमल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। अब जाकर मेरे सीने में ठंडक पड़ी है। सुबह उठकर जब गणेश अपने खेत में जाता है, तो वो देखता है कि उसके खेत की पालक और भी बड़ी और हरी हो गई थी। ये पालक एक रात में और बड़ी कैसे हो गई? और यहाँ की आधी पालक तो मैंने काट दी थी, लेकिन आज वो भी इतनी हरी भरी है। तभी कमल भी अपने खेत में आता है और वो देखता है कि उसका खेत पूरा बर्बाद हो गया था। सारी पालक जानवर खा गए थे। अरे ये क्या, ये कैसे हो गया? मैंने तो इस गणेश के खेत में उन आवारा जानवरों को छोड़ा था, ये मेरा खेत कैसे बर्बाद हो गया? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपना ही खेत बर्बाद कर दिया। कमल सर पकड़कर खेत में बैठ जाता है और अपनी किस्मत पर रोने लगता है। कमल को ऐसे रोता देख गणेश उसके पास आता है और खेत की हालत देखकर हैरान रह जाता है। अरे अरे, ये सब क्या हो गया कमल भैया? क्या आपने खेत की तार खुली छोड़ दी थी जो जानवर खेत में घुस आए? अरे मुझे सब पता है, किसकी बुरी नजर लगी है मेरे खेतों को। गणेश अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और कमल को दे देता है। ये लो भैया, आप इनसे कुछ नए बीज ले आओ। मैं समझ सकता हूँ, साल भर की मेहनत जब ऐसे बर्बाद हो जाती है तो कैसा लगता है। चलो अभी घर चलो। कमल गणेश के दिए पैसे लेकर घर आ जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने तो गणेश के खेत की तार खोलकर आवारा जानवरों को वहां घुसाया था, तो ये सब मेरे खेत में कैसे घुस गए? लेकिन मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा। दूसरी तरफ गणेश हमेशा कमल का भला सोचता था। उमा, कमल भैया का सारा खेत आवारा जानवरों ने बर्बाद कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि कमल भैया को अपने खेत की आधी पालक काटने को बोल दूं। वैसे भी इस बार मेरे खेत में बहुत अच्छी पालक हुई है, दोनों आधा आधा कमा लेंगे। अगर भगवान न करे हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता ना, तो कमल भैया हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, उल्टा वो तो खुश होते कि हमारा नुकसान हुआ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो उस दिन थोड़ा गुस्से में थे इसलिए ऐसे बोल रहे थे, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं उमा। रात को जब अपने अपने घरों में सब सो जाते हैं, तो कमल हसुआ लेकर गणेश के खेत में पहुंच जाता है। आज अपने हाथों से ही इसके सारे खेत को बर्बाद कर दूंगा। कमल जैसे ही हसुआ लेकर गणेश के खेत में जाता है और पालक काटने लगता है, तो हसुआ से उसका हाथ कट जाता है। अरे ये गणेश की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है, लेकिन मैं ये सब बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। कमल जैसे ही दोबारा हसुआ पालक पर चलाना शुरू करता है, तो हसुआ उसके हाथ से छूटकर उसके गले के पास आ जाता है।
भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी अभी गर्दन काट कर फेंक दूंगा। अरे कौन है यहाँ? कौन है? जिसका खेत तुम बर्बाद करने आए हो वो हमेशा ही तुम्हारा अच्छा सोचता है और तुम हमेशा उसका बुरा चाहते हो। आज के बाद अगर तुम गणेश के खेत के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कमल बहुत डर जाता है। अरे अरे, यहाँ कोई भूत है, अरे बचाओ। ऐसे चिल्लाता हुआ वो वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। अगली सुबह गणेश कमल के पास आता है। कमल भाई, मैं सोच रहा था आप मेरे खेत की आधी पालक को काट लो। अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए गणेश भाई, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ जो मैंने आपको गलत समझा। गणेश को कुछ समझ नहीं आता कि कमल ऐसा क्यों बोल रहा है। जादुई पालक ने कमल को बहुत डरा दिया था, इसलिए वो दोबारा गणेश के खेत की तरफ देखता भी नहीं था। दूसरी तरफ गणेश को जादुई पालक ने बहुत सारा मुनाफा किया और गणेश की सारी परेशानियां दूर हो गई। आलोक सुबह से खेत की जुताई का काम कर रहा था और उसे काम करते करते शाम हो गई थी। आलोक भाई, शाम हो गई है, घर नहीं जाना क्या? हाँ हाँ भाई, बस चलता हूँ। आलोक भी काम बंद करता है और घर के लिए निकल पड़ता है। आलोक एक किसान है और उसकी गांव में ही कुछ जमीन है जिसमें वो आलू की फसल बोने की तैयारी कर रहा था। आलोक के घर में उसकी पत्नी और उसकी 15 साल की बेटी राधा रहती है। आलोक जल्दी जल्दी घर के लिए निकलता है और रास्ते में आते समय दुकान से कुछ साग सब्जी ले लेता है। आ गए पिताजी आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। सब्जी बनाने के लिए क्या लाए हो आप? ये लो बेटा, कुछ साग सब्जी लेकर आया हूँ, इसे बना लो। राधा अपने पिता के हाथ से सब्जी का थैला लेती है। अरे वाह पिताजी, इसमें तो आलू बैंगन है। चलो चलो, मैं जल्दी से बना देती हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। राधा चूल्हे पर आलू बैंगन की सब्जी बनाने लगती है। इधर सुमित्रा की तबीयत भी कुछ दिनों से खराब चल रही थी। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? अब कुछ ठीक हूँ, समय से दवाइयाँ तो ले ही रही हूँ जी। उसके बाद वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुमित्रा की तबीयत में थोड़ा सुधार होता है। सुमित्रा, आज मुझे जल्दी खेत में जाना है, जल्दी से खाना बांध दो। सुमित्रा आलोक के लिए खाना बांध कर देती है। आलोक ने गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर आलू के बीज बोए थे, जिसमें राधा और सुमित्रा भी आलोक की मदद करती हैं। बस अब ये आलू की फसल इस बार अच्छी निकल जाए तो राधा की शादी मैं बड़े धूमधाम से करूंगा। हाँ हाँ, पहले अच्छा सा लड़का तो देख लो जी। उसके बाद तीनों अपने घर चले जाते हैं। आलू बोए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश होती है और बहुत तेज तूफान आ जाता है। अरे ये क्या, अभी तो आलू बोए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, खेत में आलू उगे नहीं, ऐसे में बारिश से तो सब बर्बाद ना हो जाए। आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। तेज बारिश लगातार होती है और खेतों में पानी भर जाता है। इधर आलोक छाता लेकर अपने खेतों को देखने चला जाता है। लगातार तेज बारिश होने की वजह से गांव में लगा बांध टूट जाता है और वहां बाढ़ आ जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। इधर आलोक भी पानी में बह जाता है। बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ। इस दुर्घटना के बाद आलोक का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। इधर सुमित्रा अपनी बेटी के साथ एकदम अकेली पड़ गई थी। वो दोनों हर जगह आलोक को ढूंढती हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं पता चलता। कुछ दिनों बाद उनके ऊपर भुखमरी छा जाती है। माँ, ना तो हमारा घर बचा है और ना ही पिताजी का कोई अता पता है, न जाने वो कहाँ गए होंगे। बेटा, मेरा मन कह रहा है वो जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे,
तू चिंता मत कर, वो जल्द ही आ जाएंगे। उस बाढ़ से उनका घर बुरी तरह से तहस नहस हो गया था, इसलिए अब माँ बेटी मिलकर लकड़ी और घास से अपने लिए घर बनाती हैं और वहां रहने लगती हैं। एक दिन राधा और सुमित्रा अपने खेत में जाती हैं जहां उन्होंने आलू बोए थे। अगर उस दिन ये आलू की फसल देखने वो यहाँ नहीं आए होते तो आज तेरे पापा हमारे साथ होते। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। माँ देखो ना, खेत में एक आलू का पौधा उगा है। सुमित्रा उस पौधे को उखाड़ती है तो उसके नीचे बहुत सारे आलू लगे हुए थे। आलू तो बहुत अच्छे हुए हैं। सुमित्रा कुछ आलू अपने घर ले जाती है और उन आलूओं को उबालने के लिए रखती है। आलू उबलते हुए बहुत देर हो गई थी। राधा जैसे ही बर्तन के ढक्कन को उठाती है तो वो हैरान हो जाती है। आलू सोने की तरह चमक रहे थे। माँ, माँ, जल्दी इधर आओ। अरे क्या हुआ? माँ, ये आलू कैसे हैं? देखो ना, देखो ये कैसे चमक रहे हैं। सुमित्रा बर्तन को चूल्हे से उठाती है और देखती है कि वो चमकने वाले आलू सोने के थे। अरे ये कैसे हो गया? खेत से तो हम आलू लेकर आए थे, ये सोने के कैसे हो गए? माँ, मुझे तो लगता है ये कोई जादुई आलू है। अगली सुबह, बेटा तो घर पर ध्यान रखना, मैं आलू शहर में बड़े सुनार के पास बेच कर आती हूँ। सुमित्रा उसमें से एक सोने का आलू बेच कर आती है, जिसके उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। सुमित्रा पैसे लेकर अपने घर आ रही थी, तभी रास्ते में एक गांव पड़ता था। वहां एक बूढ़ी औरत कुछ सब्जी लेकर आ रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल वाला आदमी उस बूढ़ी अम्मा को टक्कर मार देता है और उसकी सब्जियां जमीन पर गिर जाती है। सुमित्रा उस बूढ़ी अम्मा को देखती है। अरे माँ जी, आप ठीक तो हो ना? उस बूढ़ी औरत के पैर पर चोट आ गई थी। आह, 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 मेरा पैर, मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा। अम्मा, आपका घर कहाँ है? अगर आप बोलो तो मैं आपको वहां छोड़ देती हूँ। अरे मेरा घर यहीं पास में है बेटी, भगवान तेरा भला करे। सुमित्रा उस बूढ़ी औरत को लेकर उसके घर पहुंच जाती है, जहां वो उसके बेटे को देखती है। वो और कोई नहीं बल्कि आलोक था। अपनी आंखों के सामने अपने बीमार पति को देखकर सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप यहाँ हैं और इस हालत में? हमने आपको कितना याद किया, आपको पता भी है? अरे तुम इन्हें जानती हो क्या? अम्मा जी, ये मेरे पति हैं। उस दिन गांव में बाढ़ आ गई थी और ये जाने कहाँ चले गए थे। सब लोग कहते थे कि ये अब नहीं बचे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मुझे विश्वास था कि एक दिन जरूर लौट आएंगे। आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। आलोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका इलाज करवाऊंगी। सुमित्रा अपने पति और उस बूढ़ी अम्मा को लेकर गांव वालों की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाती है, जहां पर उसके पति का इलाज होता है और बूढ़ी अम्मा अपने पैर का इलाज करवाती है। कुछ ही समय में उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है। बूढ़ी अम्मा बताती है कि बाढ़ में बहकर आलोक दूसरे गांव पहुंच गया था और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। तब से वो उसी के साथ रह रहा था। बूढ़ी अम्मा बहुत गरीब थी, जिसकी वजह से वो उसका इलाज नहीं करवा पाई,
लेकिन आज भगवान ने सब ठीक कर दिया। सुमित्रा अपने पति और बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले जाती है। राधा अपने पिता को देखती है तो खुशी से उनके गले लग जाती है। उसके बाद सुमित्रा उन जादुई आलू के बारे में अपने पति को बताती है और उन्हें वो आलू दिखाती है। ये तो सच में सोने के आलू हैं, लेकिन ये जादुई सोने के आलू हमारे खेत में कैसे? बेटा, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, उनकी माया कोई नहीं जान सकता। अब आलोक कुछ सोने के आलू शहर में बेच आता है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वो गांव में सब लोगों की मदद करने लगता है और गांव में जमीन लेकर आलू की फसल करने लगता है। उन जादुई आलू की वजह से आलोक और उसके परिवार की खुशियां फिर से लौट आई थी।